दोस्तों, महाराणा प्रताप एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं आकांक्षा पांचाल, आप लोगों की बायोलॉजी टीचर। तो बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने उत्तक तंत्र के बारे में अध्ययन किया था। उत्तक तंत्र का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे जो उत्तक मिलकर एक तंत्र बनाते, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्तक तंत्र कहते हैं। और पादपों के अंदर जो उत्तक तंत्र होता है वो 3 प्रकार का उत्तक तंत्र पाया जाता है। पहला था हमारा बाह्य त्वचा उत्तक तंत्र, दूसरा भरण उत्तक तंत्र और तीसरा था संवहनी उत्तक तंत्र। तो कल हम लोगों ने 2 उत्तक तंत्र के बारे में पढ़ लिया था। उत्तक तंत्र जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र, दूसरा था भरण उत्तक तंत्र और तीसरा है संवहनी उत्तक तंत्र। अब अगर इन तीनों की बात की जाए तो सबसे पहला जो बाह्य उत्तक तंत्र था वो किन किन से मिलकर बना हुआ था? बाह्य त्वचा, उसके अलावा रंध्र और बाह्य उपांग। और बाह्य उपांग जो थे वो भी हमारे 2 प्रकार के थे। एक थे मूल रोम और दूसरे कौन से थे? त्वचीय रोम। ठीक है, तो ये वाला उत्तक तंत्र हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था। उसके अलावा जो दूसरा उत्तक तंत्र था जिसे कहते हैं भरण उत्तक तंत्र, तो भरण उत्तक तंत्र का मतलब क्या हो रहा था? ऐसा उत्तक तंत्र जो कि बाह्य त्वची उत्तक तंत्र और संवहनी उत्तक तंत्र के अलावा जो भी भाग बच रहा है किसी उत्तक के अंदर, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे? भरण उत्तक तंत्र कह देंगे। और ये जो है इसके अंदर कौन कौन सी संरचनाएं मिल रही थी हमें? इसके अंदर हमें संरचनाएं मिल रही थी हाइपोडर्मिस, वल्कुट, एंडोडर्मिस, परिरंभ और पित्त। पित्त यानी कि मज्जा। इन सब से मिलकर क्या था? भरण उत्तक तंत्र बन रहा था, या भरण उत्तक तंत्र के अंदर ये संरचनाएं हमें मिल रही थी। उसके बाद में दूसरा लास्ट वाला उत्तक तंत्र है संवहनी उत्तक तंत्र, जो कि किससे मिलकर बना हुआ है? जाइलम और फ्लोएम से मिलकर बना हुआ है। और इसका अगर हम लोग देखें कि ये तीनों उत्तक तंत्र कैसे व्यवस्थित होते हैं, तो सबसे बाहर की तरफ ये सबसे बाहर वाली जो त्वचा हो जाएगी, इसे हम लोग क्या कह देंगे? बाह्य त्वचा। मान लीजिए इसके ऊपर कुछ छोटे छोटे छिद्र है जिन्हें क्या कह दिया जाता है? रंध्र। और ये क्या हो जाएंगे? हमारे बाह्य उपांग। और ये तीनों मिलकर कौन सा वाला उत्तक तंत्र बना रहे हैं? ये तीनों मिलकर बना रहे हैं बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र। उसके अलावा दूसरी बात की जाए तो अब इसके अंदर
हमारी अलग अलग संरचना है। ये सबसे बाहर की तरफ की जो संरचना है इसको कह देंगे हाइपोडर्मिस। इसके अलावा ये हो जाएगा हमारा वलकुट, फिर वलकुट के अंदर हो जाएगा एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस के अंदर आ जाएगा परिरंभ, और परिरंभ के अंदर की तरफ क्या आ जाएगा, ये बीच वाली संरचना हो जाएगी हमारे पित्त यानी कि मज्जा। और ये सारे की सारी संरचनाएं मिलकर कौन सा उत्तक तंत्र बना रही है, ये सब बना रही है हमारा भरण उत्तक तंत्र। ठीक है, उसके अलावा अब ये बीच के अंदर ये वाली संरचना हो जाएगी हमारे जाइलम, और ये वाली संरचना हो गई हमारी फ्लोएम। और जाइलम और फ्लोएम मिलकर कौन सा उत्तक तंत्र बना रहे हैं, संवहनी उत्तक तंत्र बनाते हैं। तो किसी भी पादप के अंदर कितने प्रकार के उत्तक तंत्र हो जाएंगे, 3 प्रकार के उत्तक तंत्र हो जाएंगे। पहला बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र, दूसरा हमारा भरण उत्तक तंत्र, और तीसरा क्या हो जाएगा, संवहनी उत्तक तंत्र। तो बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र के बारे में हम लोगों ने कल देख लिया था, उसके अलावा भरण उत्तक तंत्र के बारे में भी पढ़ लिया था। अब हम लोग बात करते हैं संवहनी उत्तक तंत्र के बारे में कि ये संवहनी उत्तक तंत्र कैसा होता है, उसके अलावा इसके अंदर जो जाइलम और फ्लोएम है इनकी व्यवस्था किस किस प्रकार से होती है। ठीक है, तो अब तीसरे प्रकार का उत्तक तंत्र है हमारा संवहनी उत्तक तंत्र। और ये जो संवहनी उत्तक तंत्र है वो किनसे मिलकर बना हुआ है, तो संवहनी उत्तक तंत्र जाइलम और फ्लोएम से मिलकर बना हुआ है। जाइलम का काम क्या होता है, जाइलम का काम होता है जल का परिवहन करना, और फ्लोएम का काम क्या होता है, भोजन का परिवहन करना। ठीक है, तो ये दोनों कौन से प्रकार का उत्तक हो जाएंगे, ये हमारे संवहनी उत्तक तंत्र हो जाएंगे, जाइलम एवं फ्लोएम। अब ये जो जाइलम और फ्लोएम है इनकी व्यवस्था किस प्रकार से होती है, या फिर ये कौन कौन से प्रकार के होते हैं उसकी बात करते हैं। तो संवहन उत्तक तंत्र जो है इसकी व्यवस्था किस प्रकार से होती है, संवहन उत्तक तंत्र की व्यवस्था। ठीक है, तो ये जो उत्तक तंत्र है संवहन उत्तक तंत्र, इनकी व्यवस्था 2 प्रकार से होती है। एक होता है हमारा अरीय संवहन बंडल, और दूसरा होता है संयुक्त संवहन बंडल। और संवहन बंडल का मतलब या संवहन उत्तक का मतलब क्या हो गया, इनका मतलब हो गया हमारे जाइलम और फ्लोएम।
तो जाइलम और फ्लोएम की हमें क्या देखनी है, व्यवस्था देखनी है कि किस प्रकार से अरेंज होते हैं। अब ये दो प्रकार से अरेंज हो सकते हैं, एक होता है अरीय संवहन बंडल या अरीय संवहन उत्तक, और दूसरा होता है हमारा संयुक्त संवहन बंडल या संयुक्त संवहन उत्तक। ठीक है, तो अब इसके अंदर अरीय संवहन उत्तक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर व्यवस्थित नहीं होते हैं, तो इस प्रकार के संवहन उत्तक को क्या कह देंगे अपन, अरीय संवहन उत्तक कह देंगे। यानी कि जो जाइलम और फ्लोएम है वो कैसे अरेंज रहते हैं, एकांतर क्रम के अंदर अरेंज रहते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम एकांतर क्रम में लगे होते हैं। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया, मान लीजिए यह है हमारा कौन सा उत्तक तंत्र, संवहन उत्तक तंत्र। अब इसके अंदर ये जो जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार से लगे हुए हैं, ये तो हो गया हमारा जाइलम और ये हो गए हमारे फ्लोएम। तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो त्रिज्या का मतलब क्या होता है, त्रिज्या का मतलब होता है कि ये हमारा वृत्त है और वृत्त की जो आधी होती है उसको हम लोग, व्यास की जो आधी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो ये जो जाइलम और फ्लोएम है वो एक ही त्रिज्या पर व्यवस्थित नहीं होते हैं। मान लीजिए अगर ये इस तरीके से व्यवस्थित होते हैं, तो अपन इसको क्या कह देते हैं कि भाई एक ही त्रिज्या के ऊपर व्यवस्थित है। अब ये कैसे है, एक जाइलम है एक फ्लोएम है, फिर एक जाइलम है एक फ्लोएम, फिर जाइलम और फ्लोएम, यानी कि किस प्रकार से लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं हमारे एकांतर क्रम के अंदर लगे हुए रहते हैं। तो एकांतर क्रम का मतलब क्या हो गया, एकांतर क्रम का मतलब हो गया कि एक ही त्रिज्या से नहीं जुड़े हुए हैं या फिर एक ही त्रिज्या पर व्यवस्थित नहीं है। तो इस प्रकार की व्यवस्था को क्या कहा जाता है, अरीय संवहन उत्तक कहा जाता है। तो जो अरीय संवहन उत्तक है वो किन के अंदर पाया जाता है, इसका एग्जाम्पल याद रखना है, अरीय संवहन उत्तक तंत्र जो पाया जाता है वो मिलता है हमारे जड़ के अंदर। और जो जड़ है वो द्विबीजपत्री भी हो सकती है और एक बीजपत्री जड़ भी हो सकती है। तो पूछ लिया जाता है कि द्विबीजपत्री जो जड़ है या द्विबीजपत्री जो मूल है उसमें संवहन पुलों की व्यवस्था कैसी होती है, या संवहन पुल जो होते हैं वो किस प्रकार से लगे हुए रहते हैं। तो किस प्रकार से लगे हुए रहते हैं, अरीय व्यवस्था के अंदर लगे हुए रहते हैं। और अरीय का मतलब क्या हो जाता है, जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो एक ही त्रिज्या पर नहीं होते हैं, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, अरीय संवहन उत्तक नाम दे देंगे। ठीक है, अब दूसरा है हमारा संयुक्त संवहन बंडल। अब संयुक्त संवहन बंडल का मतलब क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर
लगे होते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था को क्या कह दिया जाता है? संयुक्त संवहन बंडल कह दिया जाता है। अब ये जो संयुक्त संवहन बंडल है ये भी हमारा दो प्रकार का होता है। तो दो प्रकार कौन कौन से हो गए? अगर बात की जाए तो ये संयुक्त संवहन बंडल जो है ये किसके अंदर मिलेगा? कन्या और पर्ण, इन दोनों के अंदर जो संवहन उत्तक होंगे वो किस प्रकार से होंगे? संयुक्त प्रकार के होंगे, यानी जाइलम और फ्लोएम जो होंगे वो एक ही त्रिज्या के ऊपर लगे हुए रहेंगे। अब ये एक ही त्रिज्या पर कैसे लगे हुए रहते हैं? संयुक्त संवहन बंडल, अब ये भी हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है समपार्श्विक और दूसरा होता है उभय फ्लोएमी। ठीक है, अब इस संयुक्त का मतलब तो क्या है? संयुक्त का मतलब है कि जो जाइलम और फ्लोएम है वो कहां पर होंगे? एक ही त्रिज्या पर लगे हो तो उसको अपन क्या कह देंगे? संयुक्त संवहन बंडल कह देंगे। अब ये जो संयुक्त संवहन बंडल है ये हमारा दो प्रकार का, एक तो होता है समपार्श्विक प्रकार और एक होता है उभय फ्लोएमी प्रकार। अब ये समपार्श्विक और उभय फ्लोएमी का मतलब क्या होता है? अब समपार्श्विक का मतलब तो क्या हो गया कि जब जाइलम केंद्र की तरफ हो और फ्लोएम परिधि की तरफ हो, परिधि की मतलब क्या हो गया? बाहर की तरफ लगा हो, उसको अपन क्या बोल देंगे? समपार्श्विक व्यवस्था कह देंगे। और उभय फ्लोएमी का मतलब क्या होता है? उभय फ्लोएमी का मतलब होता है कि जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम लगा हो। तो इस प्रकार की व्यवस्था को क्या कह दिया जाता है? इस प्रकार की व्यवस्था को कह दिया जाता है उभय फ्लोएमी। अब इसको देखते हैं कि किस प्रकार से लगा हुआ रहता है। जाइलम तो किधर होना चाहिए? केंद्र की तरफ होना चाहिए। और फ्लोएम कहां पर होना चाहिए? बाहर, यानी कि परिधि की तरफ होना चाहिए। अगर हम लोग बात करें इस तरीके से तो जाइलम तो किधर हो गया? ये केंद्र हो गया, तो जाइलम तो कहां पर आ जाएगा? केंद्र की तरफ। और फ्लोएम कहां पर हो गया? परिधि की तरफ आ गया। तो इस प्रकार की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? समपार्श्विक व्यवस्था कहा जाता है। अब ये जो समपार्श्विक व्यवस्था है हमारी, ये भी दो प्रकार की होती है। एक होता है खुला समपार्श्विक और एक होता है हमारा बंद समपार्श्विक। तो जो समपार्श्विक है वो भी कितने प्रकार का हो गया? दो प्रकार का। एक हो गया खुला समपार्श्विक और एक हो गया बंद समपार्श्विक। अब ये खुला समपार्श्विक और बंद समपार्श्विक का मतलब क्या हो गया? समपार्श्विक का मतलब तो क्या है कि जो जाइलम है वो कहां पर होना चाहिए? केंद्र की तरफ।
और फ्लोएम कहाँ पर होना चाहिए? ये तो हो गया हमारा जाइलम, और ये क्या हो गया? फ्लोएम। तो जाइलम तो किधर? केंद्र की तरफ होना चाहिए, केंद्र या अंदर की तरफ, और फ्लोएम कहाँ पर होना चाहिए? परिधि की तरफ होना चाहिए। अब ये खुला और बंद का मतलब क्या है कि अगर जाइलम और फ्लोएम के बीच में ये लाइन नजर आ रही है, इस प्रकार की लाइन उपस्थित होती है, तो उसको अपन क्या बोल देंगे? खुला समपार्श्विक। और ये जो लाइन है इसे कहा जाता है कैम्बियम या एधा कहा जाता है। यानी कि ऐसा जाइलम और फ्लोएम जिनके बीच में कैम्बियम उपस्थित होती है, तो उसे क्या कह दिया जाता है? खुला समपार्श्विक प्रकार का संवहन बंडल कह दिया जाता है। अब बंद समपार्श्विक का मतलब क्या हो गया? ये हो गया हमारा जाइलम और ये क्या हो गया? फ्लोएम। बंद का मतलब क्या हो गया कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में कोई भी कैम्बियम उपस्थित नहीं होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? बंद समपार्श्विक प्रकार का संवहन बंडल कहा जाता है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? तो जो हमारा खुला समपार्श्विक है उसका एग्जाम्पल होता है द्विबीजपत्री तना, ठीक है। और बंद समपार्श्विक का एग्जाम्पल होता है एक बीजपत्री तना, ठीक है। तो ये दोनों चीजें याद रखनी है कि जो खुला समपार्श्विक किसके अंदर पाया जाएगा? द्विबीजपत्री तने के अंदर पाया जाएगा, और बंद समपार्श्विक प्रकार किसमें पाया जाएगा? एक बीजपत्री तने के अंदर पाया जाएगा। यानी कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में कोई भी एधा उपस्थित नहीं है, यानी कि कोई भी कैम्बियम उपस्थित नहीं है, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे? बंद समपार्श्विक। और ये जो कैम्बियम होती है ये आगे जाकर क्या करती है? द्वितीयक वृद्धि करवाने में सहायक होती है, ठीक है। तो ये जब द्वितीयक वृद्धि पढ़ेंगे तब ये बात आएगी। और द्वितीयक वृद्धि का मतलब क्या होता है? दो प्रकार की वृद्धि होती है, एक होती है प्राथमिक वृद्धि, एक होती है द्वितीयक वृद्धि। प्राथमिक वृद्धि का मतलब होता है, वो देखिए अगर लंबाई में बढ़ोतरी हो रही है तो उसको अपन क्या कह देते हैं? प्राथमिक वृद्धि कह देते हैं। और प्राथमिक वृद्धि जो होती है वो किसकी वजह से होती है? लंबाई किस किस की वजह से बढ़ रही थी? एक था हमारा शीर्षस्थ मेरिस्टेम यानी कि शीर्षस्थ विभज्योतक, और दूसरा था अंतर्वेशी विभज्योतक जो था, उन दोनों की वजह से क्या बढ़ रही थी? लंबाई बढ़ रही थी। वो क्या हो गए? हमारे प्राथमिक विभज्योतक हो गए, और वो क्या करेंगे? प्राथमिक वृद्धि करवाने में सहायक हो जाएंगे। दूसरा है द्वितीयक वृद्धि। द्वितीयक वृद्धि का मतलब होता है ऐसी वृद्धि जो कि चौड़ाई या मोटाई बढ़ाती है, उसको अपन क्या कह देंगे? द्वितीयक वृद्धि कह देंगे। अगर हम किसी भी पादप की बात करें, हमने कोई बीज बोया, तो सबसे पहले बीज के अंदर कौन सी संरचना का निर्माण होता है? प्रांकुर और मूलांकुर का निर्माण होता है। प्रांकुर क्या बनाएगा? ऊपर तना। मूलांकुर क्या बनाएगा? नीचे जड़ बनाता है। तो तना जो होगा वो पहले लंबाई में बढ़ेगा कि चौड़ाई में बढ़ेगा? पहले वो लंबा होगा ना, तो पहले कौन सी वृद्धि होगी? प्राथमिक वृद्धि होगी। तो उसको अपन क्या कह देंगे कि पहले लंबाई के अंदर बढ़ रहा है, तो मतलब प्राथमिक वृद्धि। उसके बाद में द्वितीयक वृद्धि होती है, यानी कि चौड़ाई बढ़ती है। तो द्वितीयक वृद्धि जो होती है पादप में किसकी वजह से होती है? इस कैम्बियम की वजह से होती है। और ये कैम्बियम किस प्रकार से बनती है ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी इतना याद रखना है कि जो खुला समपार्श्विक होता है उसके अंदर जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या पाई जाती है? कैम्बियम पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट था हमारा उभय फ्लोएमी। उभय फ्लोएमी का मतलब होता है कि जाइलम के दोनों ओर क्या उपस्थित होना चाहिए? फ्लोएम उपस्थित होना चाहिए। तो इस प्रकार की व्यवस्था को क्या कह देते हैं? उभय फ्लोएमी कह देते हैं। और इसके अंदर भी क्या मिलती है? हमारे कैम्बियम मिलती है। और इसका एग्जाम्पल याद रखना है कुकर बिटेसी। कुकर बिटेसी फैमिली इसका
एग्जाम्पल याद रखना है। तो हमने क्या देखा कि जो संवहन बंडल होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा संवहन बंडल, अरीय संवहन बंडल, एक क्या होता है संयुक्त संवहन बंडल। इसके अलावा जो संयुक्त संवहन बंडल है वो भी क्या हो जाएगा हमारे दो प्रकार का, समपार्श्विक और दूसरा क्या हो जाएगा उभय फ्लोएमी। और जो समपार्श्विक है वो भी कैसा हो जाएगा खुला समपार्श्विक और एक हो जाएगा बंद समपार्श्विक। अब अगर एक बार इसको हम लोग शॉर्ट में देखें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, द्विबीजपत्री जड़ और एक बीजपत्री जड़। ठीक है, तो जो द्विबीजपत्री जड़ और एक बीजपत्री जड़ है इनके अंदर संवहन बंडल कैसे होते हैं, अरीय संवहन बंडल पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात करते हैं हम लोग द्विबीजपत्री तने की। तो जो द्विबीजपत्री तना होता है उसके अंदर जो संवहन बंडल होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, वो होते हैं हमारे संयुक्त प्रकार के संवहन बंडल होते हैं। और संयुक्त के अंदर भी कौन सा होता है, संयुक्त के अंदर हम लोगों ने दो प्रकार देखे थे, ये हमारे एक था हमारा समपार्श्विक और दूसरा क्या था उभय फ्लोएमी। तो किस प्रकार का पाया जाएगा इसके अंदर, समपार्श्विक पाया जाएगा संयुक्त के अंदर भी, संयुक्त समपार्श्विक। और जो समपार्श्विक था वो खुले प्रकार का था कि बंद प्रकार का था, तो समपार्श्विक भी कैसा था हमारा खुले प्रकार का समपार्श्विक था। तो पूछ लिया जाए कि द्विबीजपत्री जो तना होता है उसके अंदर संवहन बंडल कैसे होते हैं, संयुक्त समपार्श्विक और खुले प्रकार के होते हैं। तीसरी बात करते हैं एक बीजपत्री तना। एक बीजपत्री तने के अंदर संवहन बंडल कैसे होंगे, वही संयुक्त प्रकार के। और संयुक्त का कौन सा प्रकार, समपार्श्विक। और समपार्श्विक के अंदर कैसा बंद प्रकार का संवहन बंडल पाया जाएगा, किसके अंदर पाया जाएगा, तो ये पाया जाएगा हमारे एक बीजपत्री तने के अंदर। उसके अलावा दूसरा था हमारा कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी के अंदर संवहन बंडल जो होंगे वो कैसे होंगे, वही संयुक्त होंगे, लेकिन संयुक्त के अंदर कैसे होंगे उभय फ्लोएमी होंगे। और किस प्रकार के होंगे, खुले प्रकार के होंगे। और सेम वैसे ही पानी के अंदर भी ऐसे ही पाए जाते हैं। अगर एक बीजपत्री पानी की बात करें तो संयुक्त होंगे, समपार्श्विक और खुले प्रकार के होंगे। उसके अलावा जो एक बीजपत्री होती है उसके अंदर भी कैसे होंगे संयुक्त, समपार्श्विक और बंद प्रकार के संवहन बंडल पाए जाएंगे। तो ये हो गए हमारा संवहन उत्तक तंत्र जो था उसकी व्यवस्था। उसके अलावा जब हम लोगों ने जाइलम पढ़ा था तो साथ के साथ में जाइलम की भी देख लेते हैं कि जाइलम जो होता है उसकी व्यवस्था कैसी होती है। जाइलम जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक था हमारा
प्रोटोजाइलम और दूसरा था मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम का मतलब क्या होता है? ऐसा जाइलम जो पहले बनता है उसको अपन क्या कह देंगे? प्रोटोजाइलम। और मेटाजाइलम का मतलब क्या हो जाएगा? जो बाद में बनता है। ठीक है। अब ये जो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की अलग अलग प्रकार की व्यवस्था होती है। मान लीजिए पहली व्यवस्था होती है अगर प्रोटोजाइलम केंद्र की तरफ होता है और मेटाजाइलम जो है वो परिधि की तरफ होता है। अगर प्रोटोजाइलम जो है वो तो कहां पर मिल रहा है? केंद्र की तरफ मिल रहा है। तो इस व्यवस्था को क्या कह दिया जाता है? मध्याद्विदारुक व्यवस्था कह देते हैं। और इसको इंग्लिश में कहा जाता है एंडार्क। यानी कि मान लीजिए जो जाइलम है इसके अंदर जो प्रोटोजाइलम है वो तो कहाँ पर होंगे? केंद्र की तरफ। और मेटाजाइलम जो होंगे वो कहाँ पर होंगे? परिधि की तरफ। तो उसको अपन क्या कह देंगे? मध्याद्विदारुक यानी कि एंडार्क व्यवस्था कह देंगे। दूसरा प्रकार होता है कि प्रोटोजाइलम जो है वो कहां पर है? परिधि की तरफ। और मेटाजाइलम जो है वो है केंद्र की तरफ। इस प्रकार की व्यवस्था को कहा जाता है बाह्य द्विदारुक व्यवस्था। और इसको इंग्लिश में कहा जाता है एक्सार्क। इसका एग्जाम्पल याद रखना है। ये पाया जाता है हमारे तना और पाण के अंदर और ये पाया जाता है मूल के अंदर। अब अगर इन सब को कंपेयर करें तो अगर हम लोग बात करें कि मान लो हमसे पूछा जाए द्विबीजपत्री जो मूल है या जो जड़ है उसके अंदर संवन बंडल कैसे होंगे? अरिये होंगे। इसके जो संवन बंडल थे वो किस प्रकार के थे? अरिये संवन बंडल थे। तो सेम इसके अंदर भी क्या ही बात हो जाएगी? अरिये संवन बंडल हो जाएंगे। और कैसी कंडीशन हो जाएगी इसके अंदर? मूल के अंदर बाह्य द्विदारुक हो जाएंगे। बाह्य द्विदारुक का मतलब क्या? उससे क्या हो गया? एंडार्क कंडीशन हो जाएगी। ठीक है। अगर हम लोग और ये सेम वैसा ही किसके अंदर हो जाएगा? जो एक बीजपत्री मूल होगी उसके अंदर भी इसी प्रकार की कंडीशन होगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग वही द्विबीजपत्री तना। तो जो द्विबीजपत्री तना था उसके अंदर संवन बंडल कैसे थे? अरिये थे। समपार्श्विक थे। खुले प्रकार के थे। और जाइलम की व्यवस्था कैसी हो जाएगी? मध्याद्विदारुक। यानी कि एंडार्क कंडीशन। ये हो जाएगी एक्सार्क।
और अगर हम लोग द्विबीजपत्री एक बीजपत्री तने की बात करें तो समवन बंडल वही अरीय प्रकार के हो जाएंगे, समपार्श्विक हो जाएंगे और बंद प्रकार के हो जाएंगे, और तीसरी बात वही मध्य द्विदारुक व्यवस्था हो जाएगी। तो ये बात हो गई हमारे समवन बंडलों की कि जो समवन बंडल होते हैं वो किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो एक बीजपत्री पर्ण, द्विबीजपत्री पर्ण, उसके अलावा एक बीजपत्री तना, द्विबीजपत्री तना, एक बीजपत्री मूल, द्विबीजपत्री मूल, इनकी आंतरिक संरचना किस प्रकार से होती है, यानी कि जड़, तना और पत्ती की जो आंतरिक संरचना होती है वो कैसी होती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।